स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। कैसी चल रही है आपकी स्टडी? बढ़िया चल रही होगी, कमेंट करके बताना मुझे। और स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। आज का टॉपिक अपना जो आज का टॉपिक है वो है वेग नियतांक। तो बात करेंगे हम वेग नियतांक के बारे में। करते हैं वेग नियतांक क्या चीज़ है, देखते हैं अपने। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेग नियतांक। देखो, वेग नियतांक का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के रूप में समझना कि जैसे मान लो हम कोई भी अभिकारक है, अभिकारक से क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हम क्या बना रहे हैं, हम ए से बी बना रहे हैं, ठीक है। अपने क्या कर रहे हैं, अभिकारक से उत्पाद बना रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम जो हमारा अभिक्रिया का वेग होता है ना, वो किसके समानुपाती होता है? देखो, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का जो वेग होगा वो समानुपाती हो जाएगा। इस चीज को ध्यान से सुनना। जब हम वेग नियतांक ज्ञात करते हो तो जो हमारा अभिक्रिया का वेग है वो समानुपाती होता है किसके? तो आपको ध्यान में रखना है अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के। क्लियर बात? तो अभिक्रिया का वेग जो है वो समानुपाती होगा किसके? यहाँ पर आपके पास अभिकारक केवल ए है, तो यहाँ पर ए है, तो यहाँ पे जो हमारे पास अभिक्रिया का वेग है वो समानुपाती हो जाएगा ए के। क्लियर बात? देखो, आपको ना पीछे मैंने बता रखा है कि जब हम अभिक्रिया का जो वेग ज्ञात करते हैं, पीछे जब हम समय के साथ ज्ञात करते हैं, है ना, औसत वेग ज्ञात करते हैं, तब हमारा फॉर्मूला क्या होता है? माइनस डी ए अपॉन में डी टी, यही होता है। तो देखो, आपको एक चीज पता है ना कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो माइनस डी ए अपॉन में डी टी के बराबर होता है। तो मैं अगर इस पूरे के पूरे यहाँ पे जहां मैं लिखा अभिक्रिया का वेग, उसकी जगह पर अगर मैं लिखती हूँ माइनस डी ए अपॉन में डी टी समानुपाती ए, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने तो सिर्फ मान पुट किया है। जो हम पीछे अब तक पढ़ते आए हैं, औसत वेग पढ़ते आए हैं, अभिक्रिया का जो वेग पढ़ते आए हैं, अभिकारक का जो वेग पढ़ते आए हैं, माइनस डी ए अपॉन में डी टी, वही मान यहाँ पे पुट किया है। और समानुपाती में तो आपका ए चल ही रहा है। देखो, ये इसके समानुपाती में है ना। आपको पता है कि जब भी कोई चीज समानुपाती है या फिर व्युत्क्रमानुपाती होता है तो हम क्या करते हैं, वो समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का निशान हटाकर कोई ना कोई स्थिरांक लगा देते हैं, और यहाँ पर जो स्थिरांक लगेगा उसी को हम वेग नियतांक बोलेंगे, ठीक है। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? माइनस डी ए अपॉन में डी टी इजिकल्स टू के ए, इजिकल्स टू के ए, यही बन जाएगा। अब मान लो कि अगर हमने अभिकारक की जो सांद्रता ली है, अगर उसको मैंने एक मान लिया, यानी यहाँ पर अगर हमने ए को क्या मान लिया? एक मान लिया, तो ए को एक मानने पर माना ए बराबर क्या है आपका? एक है। तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? माइनस डी ए अपॉन में डी टी इजिकल्स टू के। और ये के क्या है यहाँ पर? तो मैंने अभी आपको बताया ये है वेग नियतांक। अभी मैंने आपको बताया ये क्या है आपका वेग नियतांक। अपने मान निकाल लिया, यानी एक फॉर्मूला जो है आपका ये निकलता है वो है वेग नियतांक का। दो चीजें आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए, चाहे हम औसत वेग ज्ञात कर रहे हो, चाहे हम वेग नियतांक ज्ञात कर रहे हो, फॉर्मूला आपका यही बनेगा। बस औसत वेग में आपको देखना पड़ता है कि आप अभिकारक लेके चल रहे हो या उत्पाद, लेकिन यहाँ पर वेग नियतांक है तो आपका ये अभिकारक के अकॉर्डिंग ही होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर अभिक्रिया का वेग ही लिया है। अभिकारक ही लेके चलेंगे अपने, सॉरी अभिक्रिया का नहीं, अपने अभिकारक का ही लेके चलेंगे, ओके, क्योंकि ये माइनस का आ रहा है इसलिए। तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम बात करेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में। अब हम बात करेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। इसको सॉल्व करने से पहले मान लो कि आपके पास कोई अभिक्रिया है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, माना अभिक्रिया
देखो आप कोई भी रिएक्शन लेके चल सकते हो, एक्स वाई जेड कोई ज्यादा वो नहीं है। तो आप मान लो कि ए से आप क्या बना रहे हो, बी बना रहे हो, ठीक है। अब आप ए से बी बना रहे हो, अगर आप शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए इसको ज्ञात करना चाहते हो तो पीछे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। अभी जस्ट मैं जो टॉपिक बता के हटी हूँ आपको, वो था वेग नियतांक वाला। और मैंने आपको बताया था कि वेग नियतांक किसके बराबर होता है, वेग नियतांक बराबर होता है माइनस डी ए अपॉन में डी टी बराबर में के आर, सॉरी के ए होगा ये, क्योंकि हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं, ए मान के चल रहे हैं, के ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो ए आ रहा है इसके घात में, यानी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एन, इसके घात में मैंने क्या लिख दिया, एन। अब इस एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है कि अभिक्रिया की कोटि। एन का मतलब क्या होता है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, एन का मतलब है आपके पास अभिक्रिया की कोटि। अब देखो अभिक्रिया की कोटि की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो n का मान यहाँ पर क्या होगा, 0। n का मान क्या होगा, 0 होगा। यानी अब जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं n बराबर 0, तो माइनस डी ए अपॉन में डी टी इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा के ए के ऊपर क्या लग जाएगा, नॉट, ठीक है। अब आपको पता है जब किसी की घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ये आपको पीछे भी बता रखा है मैंने, 1। जब किसी की घात 0 होती है तो उस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यानी आपके पास अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस डी ए अपॉन में डी टी इजिकल्स टू के, ये बन गया। अब आपने क्या करना है, इनका समाकलन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, माइनस डी टी को अगर मैं दूसरी तरफ भेज देती हूँ तो मेरा जो माइनस डी टी है इस तरफ किस में है, इस तरफ भाग में है, दूसरी तरफ जाके वो किस में हो जाएगा, गुणनफल में, ठीक है। तो ये तो सारे मैथ के छोटे छोटे नियम हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डी ए इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस के डी टी, ये बन गया आपके पास। अब आपने करना है इनका समाकलन, ठीक है। अगर आप इनका समाकलन करते हो तो आपको लिमिट लेनी पड़ेगी। अब देखो लिमिट क्या लेनी है आपको, मान लो यहाँ पर मैं एक रफ करती हूँ, मान लो आपके पास क्या है कि जब हम अभिक्रिया शुरू कर रहे हैं, यानी जब हमारा t बराबर 0 है, t बराबर 0 पर जो हमारे पास अभिकारक है यानी जो a है वो किसके बराबर है, वो है आपका a, पैरों में 0 लगाना है, ठीक है। ऊपर लगा दिया तो वो अलग चीज बन जाएगी, ठीक है। तो ये पैरों में 0 लग गया कि जब आपके पास t बराबर 0 है तो उस टाइम जो हमारे पास अभिकारक की सांद्रता है उसको हम a नॉट सिंबल से शो करेंगे। ये तो किसको बताता है, ये आपको बताता है अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता को। अभिक्रिया की कुछ बेसिक टर्म्स है पहले बता देती हूँ, फिर हम यहाँ पे जैसे मान पुट करेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर अभिक्रिया की क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, क्लियर बात। और अगर हम t बराबर t समय की बात करते हैं, यानी जो हमारी अभिक्रिया है अब वो संपूर्ण होने वाली है, समय हमने t मान लिया, तो उस टाइम जो हमारा a होगा यानी जो अभिकारक की सांद्रता होगी उसको हम a t से सिंबल करेंगे, क्लियर बात। t बराबर t पर a किसके बराबर हो जाएगा, a t के बराबर हो जाएगा। और अब ये जो हमारे पास सांद्रता आई है वो कितने समय पश्चात है, t समय पश्चात है। ये तो प्रारंभिक समय के लिए था और यहाँ तक जो है वो क्या है, t समय पश्चात है। अब देखो यहाँ पर, अब मैंने कहा कि हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है, ठीक है। समाकलन करने पर यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, समाकलन करने पर जब हम इसका समाकलन करेंगे, ठीक है, तो ध्यान से देखना इनमें क्या लग जाएगी, लिमिट। यानी अब आपका ये बन जाएगा समाकलन में इस तरीके से अपने लिखेंगे डी ए इजिकल्स टू माइनस के डी टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो अपना लिमिटेशन है, अगर हम बात करें अपने सांद्रता के बारे में, अभिकारक की सांद्रता के बारे में, तो लिमिटेशन कहाँ से कहाँ तक है, तो वो है आपका मतलब प्रारंभिक सांद्रता से लेकर t समय तक का है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे a0 और at, क्लियर बात। क्योंकि ये क्या है आपकी प्रारंभिक है और ये क्या है आपकी अंतिम मान के चल रहे हैं हम इसको एक टाइप से, तो ये दोनों क्या है इसकी लिमिटेशन को बता रही है, क्लियर बात।
अब देखो अगर हम इसकी बात करें, अच्छा एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस और के जो है ना वो क्या है आपके पास, एक नियतांक है। जो नियतांक वैल्यू होती है ना उसका समाकलन नहीं होता है। यानी माइनस के को हम क्या कर लेंगे, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, माइनस के को हम इस चिन्ह के बाहर लिख देंगे, क्योंकि माइनस का समाकलन या के का समाकलन, इन दोनों का समाकलन नहीं होगा। क्लियर बात। अब अपने dt का समाकलन करेंगे, तो dt का समाकलन करेंगे तो यहाँ पे समय की लिमिट लग जाएगी, और समय की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, अभी मैंने आपको बताया 0 से लेकर t समय तक है। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, t बराबर क्या है, 0 से लेकर t बराबर t समय तक है, इसकी लिमिटेशन 0 से t तक है। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो जो मैथ वाले बच्चे होते हैं ना उनको तो ये आते हैं, लेकिन जो बायो वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा बेसिक पता होना जरूरी है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर मान लो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अगर मुझे dx का समाकलन करना है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी x। अगर हम dy का समाकलन करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी y। ऐसे ही dz का करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी z। यानी कहने का सीधा मतलब ये है कि जब हम इसका समाकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान a। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा आपके पास a। क्लियर बात। अब a जो है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, a नॉट से a तक, a t तक, बराबर में माइनस का k, तो ऐसे का ऐसे रहेगा आपके पास। और जो आपके पास dt है, अब dt किसमें समाकलित हो जाएगा, t में हो जाएगा। तो यहाँ पर t में समाकलित होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t बराबर 0 से लेकर t बराबर t तक। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो लिमिटेशन होती है उन दोनों को माइनस करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास लिमिटेशन क्या है, नोट से लेकर t तक है। ठीक है, मतलब a 0 से लेकर a t तक है। माइनस कर देंगे इसको, a t माइनस a 0 बराबर में माइनस का k। अब t का करेंगे तो t का क्या हो जाएगा, t माइनस 0, यही हो जाएगा ना, क्योंकि इसकी लिमिटेशन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर t तक है, तो t से 0 तक मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, अब देखो अब ये बहुत ही इजी है, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ से अगर आप देखते हो कि t में से अगर आप 0 को माइनस करते हो तो वैल्यू क्या आएगी, t ही आएगी ना। तो आपका यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा at माइनस a नॉट बराबर माइनस kt, यही बन गया आपके पास। अब देखो यहाँ से अगर आप a नॉट को अगर दूसरी तरफ भेजते हो तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन जाएगा at बराबर माइनस kt प्लस में a नॉट, यही फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप जल्दी से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। यहाँ पे ना एक ढाल बनता है, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट भी रहता है। ठीक है, तो एक ढाल बनाने से पहले मैं आपकी बेसिक बात बता दूं कि एक फॉर्मूला होता है ढाल के लिए, वो होता है आपका, यहाँ पे लिख देती हूँ, फॉर्मूला होता है आपके ढाल के लिए, वो फॉर्मूला होता है y इजिकल्स टू एम एक्स प्लस सी। ढाल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, y इजिकल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला कैसे काम करता है, कैसे हम इसे ढाल बनाते हैं, ध्यान रखना है। देखो जैसे मान लो कि आपने इस तरीके से क्या बना रहे हो, कोई भी ग्राफ बना रहे हो, तो ये जो रेखा है ना जो ऊपर की तरफ जा रही है ये तो बताती है y को, ये जो रेखा है जो इस तरफ जा रही है ये बताती है आपके x को, ये जो c है ना ये c बताता है कि जो ढाल है आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यानी ज्यादातर हम जो ग्राफ बनाते हैं वो बिल्कुल 0 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर जो हमारा ग्राफ बनेगा वो 0 पॉइंट से स्टार्ट नहीं होता, बल्कि यहाँ पर जो हमारा ग्राफ बनेगा उसका ढाल कोई भी पॉइंट आप मान लो कि मान लो ये आपका क्या है, सी पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां से आपका ग्राफ स्टार्ट होगा। अब m का मतलब होता है कि ये जो ग्राफ होता है ना इसकी ढाल देखो, m डिसाइड करता है कि आपकी जो ढाल है वो क्या है। यानी अगर m का मान यहाँ पर माइनस में होता ना, m का मान अगर यहाँ पर माइनस में होता ना तो जो आपकी ढाल है ना वो इस तरह नीचे की तरफ जाती, वो इस तरह नीचे की तरफ जाती, और यहाँ पर m का मान अगर पॉजिटिव है तो जो ढाल है ये क्या होगा, इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर बात, बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। अब देखो अगर आप इस फॉर्मूले को देखते हो तो क्या ये फॉर्मूला इससे मिल रहा है,
बिल्कुल मिल रहा है। देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट करती हूँ, इसको मैं y मान लूँ और इजिकल्स टू इसको मैं मान लूँ m, इसको मैं मान लूँ x और इसको मैं मान लूँ c। अब मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला कि अगर m का मान माइनस में होता है तो ढाल जो है वो सॉरी माइनस में होता है तो ढाल नीचे की तरफ जाएगा, प्लस में होता है तो ढाल ऊपर की तरफ जाएगा। हमारे पास m का मान यहाँ पर m किसके बराबर है, k के बराबर है, और k का मान किस में जा रहा है, आपका माइनस में जा रहा है। अगर माइनस में जा रहा है तो यहाँ पर ढाल क्या बन जाएगा, मैं ये रेस कर रही हूँ, ठीक है। वैसे भी आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया था, तो यहाँ पर जो आपका ढाल बन जाएगा ना, यानी जो ढाल या जो वक्र बन जाएगा वो इस तरीके से होगा। अब देखो y का मान को क्या बता रहा है, 80 के बराबर है। y किसको बता रहा है, 80 को। उसके बाद जो आपका x है वो कौन बता रहा है, वो t को यानी समय को बता रहा है, ठीक है। यानी जो हमारा ग्राफ है वो किसके बीच में है, हमारी सांद्रता और समय के बीच में है। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि जो c है यानी जो हमारा वक्र जो है वो जहां से स्टार्ट होगा उस पॉइंट को हम c बोलेंगे, और वहां पे c किसके बराबर है, तो a नॉट के बराबर है। तो यहाँ पर आप कोई भी पॉइंट मान लो, इसको आप क्या मान लेते हो, a0 मान लेते हो, ठीक है। अब बात आती है कि जो आपका m का मान है वो माइनस का है तो ढाल इस तरीके से जाएगा, कर्व इस तरीके से बनेगा आपका, ठीक है। तो ये भी आप जल्दी से बना लो। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारी जो अभिक्रिया है ना, ये समाकलित वेग समीकरण तो ज्ञात हो गया, ठीक है, और मेरे हिसाब से आपको चीज समझ भी आ गया होगा। अब हम बात करेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल के बारे में, ठीक है। देखो अर्ध आयुकाल नाम से कैसा लग रहा है, मतलब जैसे मान लो कोई भी हम अभिक्रिया करवा रहे हैं, उस अभिक्रिया को आधा होने में कितना समय लगता है, वो है उसका अर्ध आयुकाल। क्लियर बात। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल समझो कि मैंने कोई रिएक्शन करवानी है और वो रिएक्शन जो है ना, वो रिएक्शन आपकी 5 मिनट में कंप्लीट होती है, ठीक है। अगर रिएक्शन 5 मिनट में कंप्लीट होती है तो 2.5 मिनट में वो क्या होगा, हाफ कंप्लीट ही होगा, पूरी कंप्लीट तो नहीं होगी ना, वो 5 मिनट लगने उसने तो पूरे तरीके से कंप्लीट होने में, हाफ, और 2.5 मिनट के अंदर वो हाफ ही कंप्लीट होगा। उसको यानी उस समय काल को, हाफ मिनट जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उस समय काल को उस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहा जाएगा। यानी किसी अभिक्रिया को आधी पूर्ण होने में लगे समय को ही हम अर्ध आयुकाल कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे अर्ध आयुकाल के बारे में, वक्र बना ले। अब हम बात करेंगे अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल के बारे में। मैंने अभी आपको बताया ही था अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं। अब इसको थोड़ा डेफिनेशन के साथ भी देख लेते हैं। तो देखो अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं, किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को आधा होने में लगा समय उस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहलाता है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात, देखो प्रारंभिक सांद्रता यानी जब हमारा A0 है, ठीक है, अब उसको आधा पूरा होने में जो लगा समय है उसी को हम अर्ध आयुकाल कहेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने अभी आपको पीछे जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया, मैंने कहा 80 बराबर में माइनस में KT प्लस A0, यही फॉर्मूला हमने ज्ञात किया था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आपको मैंने अभी बताया कि जब हमारा t बराबर 0 होता है, ठीक है, जब t बराबर 0 होता है तो उस टाइम जो हमारी प्रारंभिक वेग होती है अभिक्रिया की, तो वो क्या होती है, a किसके बराबर हो जाती है, a किसके बराबर होती है, A0 की, ठीक है। लेकिन जैसे ही अभिक्रिया हमारी क्या हो चुकी है, अब देखो यहाँ पर वहां पे हम कह रहे थे कि जब हमारी अभिक्रिया t समय तक हो चुकी है या पूरी हो चुकी है, जो भी हम बोल रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें जो अभिक्रिया सेकंड स्टेज में लेना है वो है अर्ध आयुकाल, यानी अब हमारी अभिक्रिया जो है वो आधी पूरी हो चुकी है, ठीक है, आधी पूरी हो चुकी है। तो यहाँ पर t बराबर हम क्या लिखेंगे, t हाफ लिखेंगे। ये जो t हाफ लिखा जाता है ये अर्ध आयुकाल के लिए होता है, स्पेशल अर्ध आयुकाल के लिए। अब हम अर्ध आयुकाल की बात कर रहे हैं तो समय को हम किसके बराबर मानेंगे, अब t हाफ के बराबर मानेंगे। और जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को आधा होने में, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को आधा होने में लगा समय ही अर्ध आयुकाल कहलाता है। यानी यहाँ पर t बराबर हाफ है तो हमारा जो a का मान होगा, यानी जो हमारी अभिकारक की सांद्रता होगी वो क्या होगी, प्रारंभिक सांद्रता की आधी, यानी
A0/2, यही बताया ना मैंने आपको। देखो मैं दोबारा बोल रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने कहा कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को, ठीक है, ये आपकी प्रारंभिक सांद्रता है, ठीक है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को आधा होने में लगा समय उस अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल कहलाता है। यानी t बराबर जब 0 होता है तब तो हमारी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता होती है, लेकिन जब हमारा t बराबर t हाफ होगा, t हाफ यानी t 1/2 होगा, जब हम उसे अर्ध आयुकाल की बात करेंगे तो उस टाइम जो हमारी प्रारंभिक सांद्रता है वो आधी पूरी हो चुकी होगी, यानी उसका हाफ हो चुका होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ इनके मान पुट करने हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि AT की, जब हम AT की बात करते हैं तो पीछे मैंने आपको क्या कहा था, पीछे मैंने आपको कहा था ये AT क्यों है, क्योंकि हमारी जो अभिक्रिया है वो T समय तक पूरी हो चुकी है उसके लिए। लेकिन यहाँ पर जो हमारी अभिक्रिया है वो क्या हो चुकी है, वो T हाफ समय को बता रही है, तो उस टाइम जो हमारा AT का मान होगा, एक टाइप से अपने बोल सकते हैं ये AT बराबर अब ये हो चुका है ना, एक टाइप से बोल सकते हैं AT बराबर अब ये हो चुका है। तो हम यहाँ पे मान पुट कर दें, क्या बन जाएगा आपका, देखो आपका बन जाएगा A0/2 बराबर में माइनस के, और t का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका t 1/2, और ये प्लस में क्या आ जाएगा आपका A0। क्लियर बात। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इस A0 को इधर लेके आती हूँ, ठीक है, अच्छा ऐसे याद रखना कि अगर इसको, ये जो है ना, ये जो वैल्यू है आपके पास, अगर मैं इसको यहाँ पर लेके आती हूँ तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जो ये वैल्यू है अगर इसको मैं उस तरफ लेके जाती हूँ तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है, तो मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। तो अब मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, KT 1/2 इजिकल्स टू A0 A0 माइनस में A0/2। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका लघुत्तम लेते हैं। तो आपको पता है कि जब एक में से आधा घटाएंगे तो आधा ही आएगा ना, जब एक में से 50 घटा दोगे तो आधा ही आएगा, यानी जो मेरा KT हाफ है वो किसके बराबर हो जाएगा, A0/2 के, A0/2 के। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर ये बात किसी को समझ नहीं आ रही कि एक में से आधा घटा देंगे तो आधा बचेगा, तो आपको पता है कि मैंने आपको 100 रुपये दिए, ठीक है। अब 100 रुपये मैंने अपने पास 50 रुपये रख लिए, तो आपके पास कितना बचा, 50, यानी 1 रुपये, यानी जो आपको मैंने दिया था उसका आधा अगर मैं ले लेती हूँ तो मेरे पास आधे बचेगा। ये 1 है, ये आधा है, एक में से आधे को माइनस करेंगे तो आधा ही आएगा, या फिर आप लघुत्तम लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना आपको, अब देखो यहाँ पर अगर मुझे यहाँ पे निकालना किसका मान है, मैंने यहाँ पे अर्ध आयुकाल ज्ञात करना है। यहाँ पे भाई आप ये चीज लिख लेना, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल, ठीक है, आप ये लिख लेना भाई, लिखना भूल गई मैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल, ठीक है, अर्ध आयुकाल जो भी है ये आप लिख लेना इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अभी मैंने आपको क्या कहा कि हम अर्ध आयुकाल ज्ञात कर रहे हैं। अर्ध आयुकाल ज्ञात करने से मतलब है कि हमें t 1/2 का मान चाहिए सिर्फ, है ना। तो अगर हमें t 1/2 का मान चाहिए तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, t 1/2 इजिकल्स टू A0/2। अब ये जो k है वो दूसरी तरफ जाके कहाँ चला जाएगा, भाग में, और ये आ चुका है हमारे पास अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला। किसके अर्ध आयुकाल का, तो आपको ध्यान रखना है शून्य कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल का। तो आई थिंक आज का जो टॉपिक है शून्य कोटि की अभिक्रिया वाला आपको समझ आ गया होगा, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आज का जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और मैं दोबारा माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि वीडियो रेगुलर नहीं दे पा रही हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा
इस चीज़ को लेकर अपसेट हूँ। अब मैं कंटिन्यू वीडियो रखूँगी और जिन बच्चों को नोट्स की दिक्कत हो रही है उनके लिए मैं स्पेशल बोलना चाहती हूँ कि नोट्स की जिनको दिक्कत हो रही है वो ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके उसे क्या कहते हैं उसे इंस्टॉल करके उसके अंदर जो मेरा क्रैश कोर्स है उसे आप परचेज कर सकते हो और वो उसमें आपको नोट्स पीडीएफ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके डेली टेस्ट होंगे और आपकी जो क्या कहते हैं मेरा जो लेक्चर होगा वो प्लस आपको वो भी मिलेगा। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप वहाँ पे जाके आपकी जो नोट्स की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, तो आप उसको ऐप को जरूर डाउनलोड करें। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। स्टडी अच्छे से करें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।